अब सुनिए क्लासिकी मौसीकी की मारूफ शख्सियत गौहर जान के फ़न और शख्सियत के हवाले से फ़ीचर का पहला हिस्सा गौहर नायाब। सन 1911 में 12 दिसंबर का दिन एक बहुत ही खास दिन था जिसकी तैयारियां निहायत एहतमाम से की गई थीं। इसी दिन ताजदार बरतानिया जॉर्ज पंजुम ने हिंदुस्तान की नई राजधानी की तासीस के मौके पर शुमाली दिल्ली के एक क़िते ज़मीन पर, जिसे कारोनेशन पार्क का नाम दिया गया था, तमाम हिंदुस्तानी राजों, महाराजों, नवाबों और हुक्मरानों का एक आलीशान दरबार मुनक्किद किया था। इस दरबार में ऐलान किया गया था कि अब मुल्क के हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल किया जाता है। इस मौके पर दरबार की शान शौकत में चार चांद लगाने के लिए इलाहाबाद से मुमताज मुगन्निया जानकी बाई और कलकत्ते से नामवर फनकारा गौहर जान को बतौर खास शिरकत की दावत दी गई। इन दोनों फनकाराओं ने जॉर्ज पंजुम के सामने एक मुबारकबादी गीत पेश किया जिसके बोल थे, यह है ताजपोशी का जलसा, मुबारक हो मुबारक हो। यह गाना इतना अच्छा था कि शाह पंजुम ने खुश होकर गौहर जान को सोने की 100 गिन्नियां पेश की। दिलचस्प बात यह है कि मुबारकबादी का नगमा खुद गौहर जान ने कलमबंद किया था, क्योंकि वो गुलकारा होने के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी थी। दिल्ली दरबार से कलकत्ता लौटते हुए गौहर जान ने जानकी बाई के घर इलाहाबाद में क़याम किया था। वाह वाह जानकी बाई, आपने राग भैरवी में क्या खूब गजल सुनाई। आप ही जौर करें, आप ही पूछें मुझसे, ये तो फरमाइए है आज तबीयत कैसी। वल्लाह मजा आ गया वाकई। जानती हैं जानकी बाई, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस बार संगम की सैर भी करा दी। एक ज़माने से तमन्ना थी कि गंगा जमुना के संगम में कश्ती की सैर का लुत्फ लिया जाए। गौहर जान, शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए कि आपने मुझ कमतरीन को शर्फ मेज़बानी बख्शा और आपके मुबारक कदम मेरे गरीब खाने पर पड़े।
मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं माफी की ख्वास्तगार हूँ। अल्लाह जानकी बाई, क्या कह रही हैं आप? दर हकीकत मुझे इलाहाबाद आकर बहुत अच्छा लगा। एक जमाने से यहाँ आने की ख्वाहिश दिल में थी। और जानती हैं मैं क्यों आना चाहती थी? जी? मेरी वालिदा मोहतरमा बड़ी मलिका जान, जैसे कि आप वाकिफ हैं, एक साहिबे दीवान शायरा थी। फरमाया करती थी कि उस वक्त पूरे मुल्क में खान बहादुर सैयद अकबर हुसैन इलाहाबादी के लहजे का कोई दूसरा शायर नहीं। अकबर इलाहाबादी का कलाम उन्होंने अपनी महफिलों में बहुत बार गाया था। आज वो हयात होती और उनके इल्म में आता कि मैं इलाहाबाद गई और अकबर इलाहाबादी साहब से नहीं मिली तो वो मुझको बहुत सख्त और सुस्त कहती। अरे आपने पहले फरमाया होता गौहर जान, तो अब तक तो हम लोग खान बहादुर अकबर हुसैन के दर दौलत पर बिरयानी तनावुल फरमा रहे होते। क्या सच? मैं अभी उन्हें रुका भेजकर मुलाकात के लिए वक्त मांगती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुलाकात के लिए आज का ही वक्त दे देंगे। इसका मतलब आपसे उनकी अच्छी साहब सलामत है? अकबर इलाहाबादी की बेगम लोटा जान किसी जमाने में मुझसे गाना सीखती थी, बहन की तरह है मेरे लिए। लोटा जान नाम काफी मुख्तलिफ है। नाम पर मत जाइए, लोटा जान आपकी तरह परिसूरत है। रंग जैसे मैदे में गुलाब की रंगत मिला दी जाए, नाक नक्शा ऐसा जैसे कुदरत ने अपने हाथ से बनाया हो, अंदाज में दिल फरेबी, भोलापन ऐसा जो एक नजर देखे हजार जान से फरिफ्ता हो जाए। जिस महफिल में बैठे मालूम हो एक शमा रोशन हो गई। और अब ये शमा अकबर साहब के बंगले में रोशन है। जी, अकबर साहब की मोहब्बत में हमारी सहेली ने गाने बजाने का पेशा ही छोड़ दिया। आप चलेंगी तो मिलवाऊंगी आपको। जी। खुद ही देख लीजिएगा हमारी लोटा जान को। अब बंसीलाल। मालकिन, हुक्म। जरा मेरी कलम दवात यहाँ लाना। और हाँ बंसी, अभी तुम्हें ये रुका लेकर खान बहादुर सैयद अकबर हुसैन साहब के बंगले पर जाना है। जो हुक्म मालकिन। आइए आइए मालकिन, खान बहादुर साहब पाई बाग में तशरीफ रखते हैं। आदाब अर्ज करती हूँ। जी आदाब, आइए तशरीफ लाइए। इनका तारुफ कराना चाहूंगी हुजूर। ओह, आपने नाम जरूर सुना होगा, ये हमारे मुल्क की मशहूर और मारूफ मुगन्निया गौहर जान है। अच्छा अच्छा। आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था इन्हें, लिहाजा इन्हें आपसे मिलाने लाई हूँ। अरे भाई, आप लोग खड़ी क्यों हैं? बराहे करम तशरीफ रखिए। कोर्निश पेश करती हूँ जनाब। मेरी वालिदा मरहुमा मलिका जान भी शेर कहती थी। उनका मजमुआ मखज़न उल्फत मलिका 1880 में कलकत्ते से शाया हुआ था। उस मजमुए में उनकी तकरीबन 500 गज़लें थी। हाँ, मुझे याद आ गया। मोहतरमा मलिका जान ने मखज़न उल्फत मलिका का एक नुस्खा अजराहे करम इस खाकसार को भी भिजवाया था। और जहाँ तक याद आता है मुझे, गालिबन उसका पेश लफ्ज आप ही का तहरीर करदा था। जी, वो बस यूं ही कुछ आड़ी तिरछी सतरें लिख मारी थी। बड़ी खूबसूरत और मुरस्सा जबान थी उस पेश लफ्ज की, और लहजे से साफ जाहिर था कि ऐसी मुरस्सा जबान कोई शायरा ही लिख सकती थी। ये नाचीज जरा नवाजी के लिए सरापा सिपास गुजार है। आज आपके दरे दौलत की जियारत से इस कनीज की एक दहरीना तमन्ना की तकमील हुई है। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। वरना ना मैं नबी हूँ, ना इमाम, ना गौस, ना कुतुब और ना वली जो काबिल ज़ियारत ख्याल किया जाऊँ। पहले जज हुआ करता था, अब रिटायर होकर सिर्फ अकबर रह गया हूँ। आपकी खिदमत में क्या तोहफा पेश करूँ? जी, अगर नागवारे खातिर ना गुजरे तो यादगार के तौर पर एक शेर मरहमत फरमाइए। जी जरूर। खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा। वाह, खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा। सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। क्या खूब। जी शौहर के सिवा। अकबर इलाहाबादी एक नाबग़े रोजगार शायर थे।
शायद ही कोई तहजीबी और माशरती, अखलाकी और समाजी या सियासी मसला या मामला ऐसा होगा जिसे उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में नज्म ना किया हो। उनका ये शेर हम यहाँ पर दोहराना चाहेंगे कि खुशनसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। ये शेर हमको कई ऐसी बातें याद दिलाता है जो तारीख के सफहात में कहीं गुम हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि जब गौहर जान अकबर इलाहाबादी से मिलने उनके बंगले पर पहुंची तो मौसीकी और रक्स की दुनिया से लेकर ऐवान सियासत और कसरे शाही तक गौहर जान के फन का डंका बज रहा था। एक दो नहीं 20 जबानें अगर किसी को आती हों और साथ ही साथ हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के पेचीदा राग और कत्थक समेत कई तरह के हिंदुस्तानी और मगरिबी रक्स पर मुकम्मल उबूर भी हो तो आप ऐसी शख्सियत को जीनियस के अलावा क्या कहेंगे। गौहर जान को बकौल अकबर इलाहाबादी अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था। शख्सियत में ऐसी जबरदस्त कशिश कि जो देखता देखता रह जाता। तीखे नए नक्श, रोशन चमकती आंखें, बूटा कद, लंबे सियाह घने बाल और चाल ढाल में एक अजब शाहाना वकार। जर्क बर्क साड़ी के साथ कीमती जवाहरात पहनना गौहर को पसंद था। आवाज ऐसी कि दरिया का बहाव रुक कर सुने। गायकी की तानों में कोयल सी कूक और रक्स में शरारे होते थे।
दिखा दे ए तसव्वुर वो सुबह शाम तू, लौट पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। गौहर जान के वालिद विलियम रॉबर्ट युवार्ड एक यहूदी थे और एक बर्फ खाने में इंजीनियर थे। हिंदुस्तान में उनकी मुलाकात आर्मीनियाई नस्ल से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई खूबसूरत विक्टोरिया हेमिंग्स से हुई। बाद में उन्हें पता चला कि विक्टोरिया दरअसल एंग्लो इंडियन थीं, क्योंकि उनके वालिद यूरोपियन और वालदा रुकमनी हिंदुस्तानी थीं। खैर, जल्द ही दोनों में मोहब्बत इतनी बढ़ी कि सन 1872 में उन्होंने शादी कर ली। विक्टोरिया हेमिंग्स एक बहुत ही अच्छी गुलकारा होने के साथ साथ बेहतरीन रक्कासा भी थीं और उनकी इन्हीं खूबियों की बिना पर विलियम रॉबर्ट उन पर फरेफ्ता हो गए थे। लेकिन शादी के बाद विक्टोरिया हेमिंग्स को पता चला कि विलियम रॉबर्ट बलानौश थे और पीने के बाद होश खो बैठते थे। विलियम रॉबर्ट ने आजमगढ़ के एक गांव पटना हाजीपुर में विक्टोरिया हेमिंग्स के पैसों से एक बड़ी ज़रई आराज़ी खरीदी थी और उसकी देखरेख अपनी नौब्याहता बीवी पर छोड़कर वो महीनों के लिए गायब हो जाया करते थे। विक्टोरिया हेमिंग्स को ज़राअत का कोई तजर्बा न था और न ही उस छोटे से गांव में उनकी कोई दिलचस्पी का माहौल था। उसी गांव में गौहर जान यानी आइलीन एंजेलिना योवर्ट की पैदाइश बरोज जुमेरात 26 जून सन 1873 को हुई। लेकिन बच्ची की पैदाइश के चंद ही सालों बाद विलियम रॉबर्ट योवार्ड ने गौहर की मां विक्टोरिया हेमिंग्स को बेसहारा छोड़कर कहीं और अपनी दुनिया बसा ली। शौहर की इस बेवफाई ने विक्टोरिया हेमिंग्स का दिल तोड़ दिया। ऐसे में खुर्शीद अहमद नाम के एक बाज़ौक ताल्लुकादार ने खंदा पेशानी से विक्टोरिया हेमिंग्स का साथ दिया। एंजेलिना की उम्र सिर्फ 6 साल थी जब विलियम रॉबर्ट योवार्ड ने उनकी मां से अलहदगी हासिल कर ली। ऐसे में इन माँ बेटी को बस खुर्शीद साहब का ही सहारा था। खुर्शीद साहब मौसीकी के शैदाई थे और विक्टोरिया हेमिंग्स के फन के कदरदान थे। एक दिन विक्टोरिया हेमिंग्स ने उनसे ये कहा कि मैं नहीं चाहती कि हमारे ताल्लुक की बिना पर लोग आप पर या मुझ पर उंगली उठाएं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे शादी कर लें। वो जमाना अंग्रेजों के तसल्लुत का बदतरीन दौर था, इसलिए खुर्शीद अहमद को इस शादी पर थोड़ा पसुपेश था। इस पर विक्टोरिया हेमिंग्स ने कहा कि मैं अंग्रेज नहीं आर्मीनियाई हूं बल्कि आधी हिंदुस्तानी हूं और आपसे शादी से पेशतर मैं बाकायदा आपका मजहब इख्तियार कर लूंगी। चुनांचे विक्टोरिया हेमिंग्स ने तब्दीली मजहब के बाद अपना नाम बदलकर मलका जान रख लिया और खुर्शीद अहमद के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में बंध गईं। खुर्शीद अहमद ने नन्ही एंजेलिना को गोद में लिया और बच्ची का नया नाम मां की तजवीज पर रखा गया, गौहर जान। मलका जान को हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी और उर्दू शेर व शायरी का शौक था, इसलिए मौसीकी के शौक की तकमील के लिए ये लोग बनारस मुंतकिल हो गए, जहां उस जमाने के बेहतरीन फनकार तालीम के लिए मौजूद थे। बनारस के माहौल ने मलका जान के फन को मजीद दो आतिशा बना दिया और इसी मौसीकी रेज माहौल ने गौहर जान को
फन मौसीकी की बारीकियों से मुतारिफ करवाया। गौहर जान की पैदाइश से तकरीबन 17 साल पहले जब सन 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ते ले जाया गया तो कहते हैं कि अवध के फनकारों की दुनिया ही उजड़ गई। उस जमाने की मौसीकी पर वाजिद अली शाह के दागे मुफारकत का वाज़ेह असर हमको लातादाद मौजुआती बंदिशों की सूरत में दिखाई देता है। धीरे धीरे लखनऊ, बनारस और अवध के दीगर इलाकों के फनकार बड़ी तादाद में वाजिद अली शाह के आसपास कलकत्ते में जमा होने लगे। बड़ी मलका जान भी गौहर के हमरा कलकत्ते जा पहुंची। अपना बेगाना टूट जाए मोरा नहीं हर टूट ही जाए अंगना तो बरबस भया और तेरी भई विदे ले घर बाबुल अपनो मैं चली पिया के दे बाबुल मोरा
नैहर छूट जाए मोरा मलका जान की कलकत्ते मुंतकली उनके लिए मुबारक साबित हुई, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने चितपुर रोड पर 40,000 की खतीर रकम से एक नई और शानदार इमारत खरीद ली, जिसका नाम रखा गौहर बिल्डिंग्स, और यहीं से गौहर की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। पटियाला घराने के उस्ताद काले खां और उस्ताद अली बख्श जैसे माहिरीन के अलावा रामपुर के उस्ताद वजीर खां ने गौहर जान को गाना सिखाया। बृंदादीन महाराज ने गौहर को कत्थक के रुमूज से वाकिफ कराया। सृजन बाई ने उनको धुरपत धमार सिखाया। चरणदास ने बंगाली कीर्तन और रविंद्र संगीत के मकबूल होने से पहले गौहर जान को रविंद्रनाथ के कई गाने सिखाए गए। गौहर जान को तैराकी के अलावा घोड़सवारी भी सिखाई गई। उर्दू शायरी सीखने के लिए गौहर को कहीं और नहीं जाना पड़ा, क्योंकि खुद मलका जान गौहर की उस्ताद बनी और जल्द ही गौहर जान ने हमदम तखल्लुस के साथ गजलें लिखना शुरू कर दी और गानी भी शुरू कर दी। गौहर नायाब क्लासिकी मौसीकी की मारूफ फनकारा गौहर जान के हवाले से अभी आपने फीचर का पहला हिस्सा सुना। तहरीर व तरतीब व पेशकश AM रज़ा की थी।